हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे हीट इंजन के बारे में और कार्नोट इंजन के बारे में। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, हीट इंजन क्या होता है? ए मशीन which converts heat into mechanical work, which convert heat to mechanical work done. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इंजन्स के बारे में जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स के लिए इंजन वर्किंग सब्सटेंस होता है। ठीक है ना। सो ऐसे बहुत सारे इंजन्स हैं। अब इस ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है कि हीट वर्किंग सब्सटेंस नहीं होता अपना। ठीक है ना। तो इसमें वर्किंग सब्सटेंस कौन होता है? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी गैस हो गई। सो ये वर्किंग सब्सटेंस है उन इंजन के लिए जिसके थ्रू हम कोई मैकेनिकल वर्क डन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, कोई भी इंजन को अगर स्टडी करना है तो उसका वर्किंग सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है वर्किंग सब्सटेंस क्या है? वर्किंग सब्सटेंस। अब मैंने समझाया आपको, जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, अपनी मोटर बाइक हो गई, कोई कार हो गई, कोई स्कूटर हो गया। इन केस में क्या होता है, या तो डीजल या पेट्रोल क्या होता है, या सीएनजी एज ए वर्किंग सब्सटेंस रिएक्ट करता है। सो वी कैन से दैट वर्किंग सब्सटेंस कैन बी एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड और ए गैस और ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आल्सो, और ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आल्सो। तो ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हीट इंजन के बारे में बात कर चुके हैं कि वो इंजन, वो मशीन जो हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करे। नाउ दूसरा पॉइंट है व्हाट इज रिजर्वायर। रिजर्वायर, ओके। तो इससे रिजर्वायर को समझने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि एक्चुअल में जो हीट इंजन है वो दो रिजर्वायर के बीच में काम करता है। तो इसलिए मैंने रिजर्वायर को समझना पड़ेगा। ओके, रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर एक ऐसा सोर्स होता है जिसकी हीट कैपेसिटी कितनी हो? इनफाइनाइट हो। हैविंग इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, हैविंग इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। कहने का मीनिंग ये है कि ये जो रिजर्वायर है ये किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड कर सकता है, ओके, विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। और वी कैन से दैट इट कैन प्रोवाइड हीट, इट कैन प्रोवाइड हीट विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, एनी अमाउंट ऑफ हीट। इट कैन प्रोवाइड एनी अमाउंट ऑफ हीट विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, सो एक होता है, अब रिजर्वायर जो पढ़ेंगे हम हीट इंजन को समझने के लिए, तो हमने रिजर्वायर दो प्रकार के लिए भाई यहाँ, एक तो लिया है मैंने हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर, और दूसरा लिया है वो है कोल्ड रिजर्वायर। ओके, हॉट रिजर्वायर को टेम्परेचर T1 पे रखा है, कोल्ड रिजर्वायर को टेम्परेचर T2 पे रखा है, और कंडीशन ये है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्चुअल में इन केस ऑफ हीट इंजन वास्तविकता में होता क्या है वो बताते हैं आपको। ये हॉट रिजर्वायर है, ओके, दिस इज हॉट रिजर्वायर। ये अपने पास में वर्किंग सब्सटेंस हो गया। ये कोल्ड रिजर्वायर है, कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है। तो हॉट रिजर्वायर को मैंने टेम्परेचर T1 पे रखा है, कोल्ड रिजर्वायर को मैंने टेम्परेचर T2 के ऊपर रखा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब क्या है, ये वर्किंग सब्सटेंस है, दिस इज वर्किंग सब्सटेंस। अब वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, इस हॉट रिजर्वायर से Q1 अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा। सो फ्रॉम दिस फिगर आई कैन से दैट दिस वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब Q1 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम दिस रिजर्वायर, ओके, एट टेम्परेचर T1। ओके, देखिए स्टूडेंट, जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है, ये बताया मैंने। इट कैन प्रोवाइड एनी अमाउंट ऑफ हीट विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। नाउ वर्किंग सब्सटेंस क्या कर रहा है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट कोल्ड रिजर्वायर को
प्रोवाइड करवा रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। सो वर्क डन कितना हुआ, Q1 माइनस में Q2। सो वर्क डन इक्वल्स टू Q1 माइनस में Q2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज द एफिशिएंसी, इटा इक्वल्स टू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन कितना होगा, वर्क डन बाय सब्सटेंस, वर्क डन बाय सब्सटेंस अपॉन में हीट एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस। कहने का मीनिंग वर्किंग सब्सटेंस ने कितना तो वर्क डन किया और अपॉन में कितने हीट एब्जॉर्ब किया। एक्चुअल में क्या होता है, एफिशिएंसी का मीनिंग होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट। अब वर्किंग सब्सटेंस की इनपुट क्या है Q1, आउटपुट क्या है Q1 माइनस Q2। सो Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो अब मैं डिस्कस करूंगा एफिशिएंसी के बारे में। तो एफिशिएंसी के बारे में समझते हैं। एफिशिएंसी अपनी आई यहां से इटा इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, रिजल्ट पढ़ते हैं अब इसके एफिशिएंसी के बारे में। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट देखिए, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, dQ इक्वल्स टू du प्लस में dW। और मैंने उस लॉ की लिमिटेशन ये बताई थी कि जो हीट हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, दैट अमाउंट ऑफ हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। कहने का मीनिंग dQ कभी भी dW के बराबर नहीं हो सकता, छोड़ के रिवर्सिबल प्रोसेस को। अब दुनिया में जितने भी प्रोसेस हैं सारे के सारे इरिवर्सिबल हैं, तो फॉर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस dQ कैन नॉट बी इक्वल्स टू dW। कहने का मीनिंग इस रिजर्वायर ने जितनी हीट ली थी, सॉरी इस वर्किंग सब्सटेंस ने जितनी हीट ली थी रिजर्वायर से, वो कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं की है, कुछ हीट नेचर को भी प्रोवाइड कर दिया, सराउंडिंग को भी लॉस कर दिया है। इसका मीनिंग एफिशिएंसी कैन नॉट बी इक्वल्स टू, इटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। कभी भी प्रैक्टिकली फॉर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस इटा कैन नॉट बी 1। अब जब इटा 1 नहीं हो सकता है, इसका मीनिंग Q2 कैन नॉट बी 0, आल्सो Q2 कैन नॉट बी 0। Q2 कभी भी 0 नहीं होगा। इफ Q2 is 0 then efficiency becomes 1 which is impossible practically। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां से हमने सीखा कि efficiency of heat engine always less than 1 प्रैक्टिकल प्रोसेस के लिए भी, एंड आल्सो हीट रिजेक्टेड बाय वर्किंग सब्सटेंस इज कैन नॉट बी 0। कहने का मीनिंग अगर 0 होती तो इसका मीनिंग जितनी हीट ली थी वर्किंग सब्सटेंस ने सारी उतनी की उतनी वर्क डन में कन्वर्ट करती, पर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अपोजिशन में हो जाएगा। सो यहां से हमने सीखा कि हीट इंजन से उसकी एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, 1 इटा इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1। सो स्टूडेंट्स, अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल, ठीक है ना। तो उसको अच्छे तरीके से समझेंगे अब, कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल। तो देखिए स्टूडेंट्स, कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ते हैं। कार्नोट इंजन, ठीक है। अब जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा हीट इंजन is applicable for both reversible as well as irreversible process, but sorry, heat engine is applicable only for a irreversible process। कहने का मीनिंग जो प्रोसेस है वो हमेशा irreversible होना चाहिए। अब कार्नोट इंजन में क्या है, कार्नोट इंजन इज ए बेसिकली रिवर्सिबल हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन और आइडियल हीट इंजन, और आइडियल हीट इंजन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले बताता हूं कि कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है, अजूम्पशंस क्या है, अजूम्पशंस क्या अजूम्पशन है, देखिए फर्स्ट अजूम्पशन ये है कि इट वर्क्स बिटवीन टू रिजर्वायर, वर्क्स बिटवीन टू रिजर्वायर्स, टू
रिजर्वायर्स। ओके, अब रिजर्वायर कौन कौन से हैं? वही हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर। दूसरा पॉइंट क्या है? इट वर्क्स इन साइकिल, इट वर्क्स इन साइकिल, इन साइकिल, सो इट इज साइक्लिक प्रोसेस आल्सो वी कैन से दैट, कि जो कार्नोट इंजन है वो एक साइकिल में काम करेगा। ओके, एंड साइकिल हैविंग 4 पार्ट्स, ये जो साइकिल है इसके ऊपर 4 पार्ट है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बी पार्ट है, सॉरी सेकंड पार्ट है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड पार्ट है वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ओके, और फोर्थ पार्ट है वो है एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, जो साइक्लिक प्रोसेस है वो 4 पार्ट के ऊपर बेस है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, और इन चारों को मिला के एक कंप्लीट साइकिल बनती है विच इज नोन एज कार्नोट साइकिल। ठीक है ना स्टूडेंट्स? नाउ अब मेरे पास क्या है कि मैं एक पीवी प्लेन लेके चल रहा हूं। दिस इज पीवी प्लेन, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है ना? अब देखिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हमेशा ये बात याद रखना है अपने को कि इन एक्सपेंशन टेम्परेचर डिक्रीजेस, इन एक्सपेंशन प्रोसेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, बट प्रोसेस कैसा है? अब की बात आइसोथर्मल प्रोसेस है। अभी आइसोथर्मल का मीनिंग ऐसा एक्सपेंशन जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, परंतु एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट रिमेन कांस्टेंट बट टेम्परेचर डिक्रीजेस। इन आइसोथर्मल कंप्रेशन वॉल्यूम एक्सपेंशन का मीनिंग वॉल्यूम इंक्रीजेस, कंप्रेशन का मीनिंग वॉल्यूम डिक्रीजेस, एडियाबैटिक का मीनिंग हीट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, नाउ अब हमें पता है कि यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कि सी वर्किंग सब्सटेंस कौन होगा? वर्किंग सब्सटेंस। सो वर्किंग सब्सटेंस जो मैं लेके चल रहा हूं वो यहाँ पे है आइडियल गैस, आइडियल गैस। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वल्स टू पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ओके स्टूडेंट, नाउ अब फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स फिक्स, दिस इंप्लाइज पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल रिमेन फिक्स, सो पीवी की इक्वेशन वैल्यू क्या आ गई? कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज पी इक्वल्स टू कांस्टेंट बटे में वॉल्यूम। अब ये ग्राफ कैसे आता है? द नेचर ऑफ दिस ग्राफ इज लाइक, ओके नाउ अब मैंने इस प्रेशर का नाम दे दिया P1 पॉइंट, इस वॉल्यूम का नाम दे दिया वॉल्यूम V1, तो दिस इज वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर इज T1। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रोसेस कैसा है? एक्सपेंशन प्रोसेस है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना? तो दिस इज वॉल्यूम V2, दिस इज V2 वॉल्यूम। ठीक है, नाउ अब फर्स्ट प्रोसेस में कंप्लीट सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब इक्वेशन क्या है? ये पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसका मीनिंग समझो। देखो अब स्टूडेंट, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया P2, वॉल्यूम कितना है? V2, तो प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल, सो टेम्परेचर रिमेन्स T1 हियर। टेम्परेचर क्या रहेगा? T1 ही रहेगा। और साइकिल का नाम क्या है? सॉरी, इस प्रोसेस का नाम क्या है? AB। ये जो कर्व है ये ड्यूरिंग AB लाइन के अलोंग जो प्रोसेस हो रहा है उसमें पैरामीटर्स P1 V1 T1 से P2 V2 T1 रह रहे हैं। ठीक है ना? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखिए हमें पता है कि P इंटू V, PV का जो प्रोडक्ट है वो इस लाइन के लिए क्या है? सेम है। सो आई कैन से दैट फॉर AB लाइन, फॉर AB लाइन P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू nRT। अब टेम्परेचर कितना है इस लाइन पे? T1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो देखिए P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू nRT1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। नाउ वर्क डन, स्मॉल वर्क डन कितना होता है? dW इक्वल्स टू PdV, इक्वल्स टू PdV। अब देखो उससे पहले एक बात बताता हूं आपको
मैंने ये जूम किया था कि ये मेरा हॉट रिजर्वायर है, दिस इज हॉट रिजर्वायर, ओके। ये वर्किंग सब्सटेंस है आइडियल गैस, ये कोल्ड रिजर्वायर है, ये इससे Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले रही है, इसको Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रही है, और वर्क डन कितना है इसका, Q1 माइनस में Q2 है। दिस इज कोल्ड रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर को मैंने टेम्परेचर T1 पे रखा है और कोल्ड रिजर्वायर को टेम्परेचर T2 पे रखा है, वो सेम टू सेम प्रोसेस है हीट इंजन वाला। परंतु स्टूडेंट मैंने कोल्ड रिजर्वायर का नाम दे दिया सिंक और हॉट रिजर्वायर का नाम दे दिया है सोर्स। तो सोर्स क्या है, सोर्स इज हॉट रिजर्वायर ऑफ हैविंग हाई टेम्परेचर, कोल्ड रिजर्वायर का मीनिंग सिंक हैविंग लो टेम्परेचर, ठीक है ना स्टूडेंट। नाउ डीडब्ल्यू कितना होता है, स्मॉल वर्क डन पीडीवी। अब देखिए इस इक्वेशन से फर्स्ट प्रोसेस के लिए ड्यूरिंग फर्स्ट प्रोसेस P1 V1 से हम P2 V2 के ऊपर चले गए हैं, ठीक है ना। अब P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू nRT1। अब देखो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT। तो प्रेशर कितना आया, nRT अपॉन में V dV, ये तो स्मॉल वर्क डन आ गया। टोटल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो हमारे पास में N कांस्टेंट R कांस्टेंट, फर्स्ट प्रोसेस में टेम्परेचर कितना है T1 इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन में V, ठीक है। nR T1 नेचुरल लॉग ऑफ, अब देखो लिमिट क्या है वॉल्यूम की, हम वॉल्यूम V1 से V2 की तरफ गए हैं, सो इनिशियल लिमिट इज V1, फाइनल लिमिट इज V2। कितना आंसर आया, nRT1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 ओवर V1, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। nRT1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन में V1 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए अब दूसरा प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है ना। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा वो उसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ सेकंड प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब मैं फर्स्ट प्रोसेस के बारे में एक पॉइंट और बताना चाहता हूं। फॉर फर्स्ट प्रोसेस वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, dq इक्वल्स टू du प्लस में dw, ओके। अब फर्स्ट प्रोसेस में अब देखो गैस कैसी है, आइडियल गैस है, एंड फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। फॉर आइडियल गैस u इज फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, एंड फॉर फर्स्ट प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो du इज 0, du इज 0। सो du इज 0 का मीनिंग जितना हीट दिया वो किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में। पर एक स्पेशल केस है ये आइडियल गैस के लिए, कोई प्रैक्टिकल प्रोसेस के लिए नहीं है। कहने का मीनिंग फॉर आइडियल गैस एट आइसोथर्मल प्रोसेस द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो मैं यूं कह सकता हूं स्टूडेंट कि जो वर्किंग सब्सटेंस ने जितना हीट लिया था Q1, ओके, उतना उसे कोरस्पोंडिंग फर्स्ट प्रोसेस जो आइसोथर्मल प्रोसेस है एक्सपेंशन है उसके कोरस्पोंडिंग वर्क डन कितना आया, इक्वल्स टू nRT1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन में V1, ठीक है ना स्टूडेंट। अब बात करते हैं व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होगा, अब इसको मैं रब कर रहा हूं, इस फर्स्ट इक्वेशन को हम रिमेंबर करेंगे जो कि आगे यूज होगी, ठीक है। नाउ तो फर्स्ट इक्वेशन से समझा हमने ये कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या होगा वर्क डन का, nR जो भी टेम्परेचर है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम। सो अगर नेक्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस में मैं सीधा फॉर्मूला यूज करूंगा, nR जो भी टेम्परेचर है नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस सेकंड है एडियाबैटिक प्रोसेस। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वल्स टू दिस, ये भी हो सकती है टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। और थर्ड इक्वेशन क्या होती है एडियाबैटिक प्रोसेस की, पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये तीनों इक्वेशन हम पहले भी एडियाबैटिक प्रोसेस की जो वीडियो बनाई थी हमने उसमें भी समझ चुके हैं कि किस प्रकार ये इक्वेशन बनती हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट
अब अगर पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट है, उसका ग्राफ इस प्रकार का है और गामा हमेशा ऑलवेज गामा इज ग्रेटर देन 1। सपोज करो गामा की वैल्यू 1.5 है और हमेशा गामा की वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहती है। ऑलमोस्ट गामा लाइज बिटवीन 1 एंड 2। सो ग्राफ भी इसी प्रकार का आएगा, पर ग्राफ थोड़ी सी इस प्रकार की होगी। दिस कर्व, ठीक है ना। ये कर्व क्या है, सेकंड प्रोसेस के लिए है। अब इसके पैरामीटर्स क्या होंगे वो देखो। प्रेशर P3 हो गया, ये दिस इज P3 प्रेशर, ये वॉल्यूम V3 है। एंड ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर डिक्रीजेस, सो T1 की बजाय टेम्परेचर T2 पे फॉल हो गया है, ठीक है ना स्टूडेंट। सो मैं ये बताना चाह रहा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी प्लेन में कर्व इस प्रकार की होती है, ठीक है ना। सो कर्व इसी प्रकार के लिए मैंने, अब मैं यूं बताना चाह रहा हूं कि जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट के पैरामीटर्स कौन है, P3, V3 एंड T2। अब ये इक्वेशन प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में है। तो देखिए बी एडियाबैटिक जो प्रोसेस है वो कहां से कहां हो रहा है, एक्सपेंशन फ्रॉम B टू C। तो बी के लिए क्या बनेगी इक्वेशन, बी के लिए प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है की पावर गामा इक्वल्स टू, सी के लिए क्या बनेगी P3 V3 की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इक्वेशन क्या बनेगी, बी पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है, T1, बी पॉइंट पे वॉल्यूम V2 है, V2 की पावर गामा -1 इक्वल्स टू, सी पॉइंट पे टेम्परेचर T2 है, सी पॉइंट पे वॉल्यूम V3 है की पावर गामा -1 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन हमें बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इनके बिना वर्क डन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें पता है स्मॉल वर्क डन क्या होता है, वी नो दैट dW इक्वल्स टू PdV, ओके। अब देखिए P की वैल्यू कितनी आएगी, C अपॉन में V की पावर गामा dV। टोटल वर्क डन कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन, C बाहर कांस्टेंट, V की पावर गामा ऊपर गया तो माइनस। अब क्या होता है इंटीग्रेशन में, एक पावर ऐड करेंगे, टोटल पावर से डिवाइड करेंगे, तो क्या बनेगा V की पावर माइनस गामा +1, ओके, ठीक है ना। अब लिमिट क्या होंगी, देखिए हम गए हैं इस प्रोसेस में B टू C पॉइंट पे। अब B पे अब लिमिट किसकी लेनी है, वॉल्यूम की। B पे वॉल्यूम कितना है V2, C पे वॉल्यूम कितना है V3। अब देखिए स्टूडेंट क्या बनेगा फॉर्मूला, C V3 पावर माइनस गामा +1 माइनस V2 की पावर माइनस गामा +1, ओके स्टूडेंट। अब इसको मैं थोड़ा अलग करके लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, C V3 अपॉन V3 की पावर गामा माइनस C को भी अंदर ले गया, C V2 अपॉन में V2 की पावर गामा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए दिस इंप्लाइज वर्क डन इक्वल्स टू C अपॉन V3 की पावर गामा। देखो C अपॉन V3 की पावर गामा क्या होता है, P3 V3 माइनस में C अपॉन में V2 की पावर गामा क्या है, P2, C अपॉन में V2 की पावर गामा कितना है, P2 के बराबर, तो P2 V2, ओके स्टूडेंट। अब देखिए टोटल पावर से हमने यहां डिवाइड नहीं किया है, टोटल पावर क्या थी, माइनस गामा +1 माइनस गामा प्लस में 1, तो क्या आएगा अपॉन में 1 माइनस में गामा। तो ये स्टूडेंट पहले भी डिस्कस किए थे एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन के बारे में। अभी भी मैंने बताया आपको कि P3 V3 माइनस P2 V2 अपॉन में 1 माइनस गामा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो गैस कैसी है, आइडियल गैस। अब हमें पता है P पॉइंट के लिए, B पॉइंट के लिए फॉर पॉइंट B, अब B पॉइंट के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या बनेगी, P2 V2। अब देखो जनरल इक्वेशन तो ये होती है PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है, परंतु बी पॉइंट के बारे में बात करूं तो प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, nR टेम्परेचर T1। C पॉइंट के बारे में बात करूं तो प्रेशर P3 है, वॉल्यूम V3 है, टेम्परेचर कितना है T2, ठीक है ना। तो क्या बनेगी इक्वेशन, nR कांस्टेंट
T2 माइनस T1 अपॉन में 1 माइनस में गामा। तो देखिए स्टूडेंट, अनदर एडियाबैटिक प्रोसेस में मैं सीधा यूज करूंगा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है कि NR अपॉन 1 माइनस गामा। अब देखिए फाइनल टेम्परेचर माइनस में इनिशियल टेम्परेचर, बिकॉज बी पॉइंट इनिशियल पॉइंट है इस प्रोसेस का, उसका टेम्परेचर T1 है, सी पॉइंट फाइनल पॉइंट था, उसका टेम्परेचर T2 है। सो नेक्स्ट फॉर्मूले में एडियाबैटिक प्रोसेस में सीधा फॉर्मूला यूज करूंगा NR अपॉन 1 माइनस गामा, फाइनल टेम्परेचर माइनस में इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखते हैं थर्ड प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। नाउ थर्ड प्रोसेस क्या है? थर्ड प्रोसेस है अपना आइसोथर्मल कंप्रेशन। देखिए अब अगर एक्सपेंशन, अगर अभी देखो एक्सपेंशन अगर आप ये है, ठीक है, तो कंप्रेशन अगर आप कैसा होगा, इसका अपोजिट, बिल्कुल ऐसे ही अपोजिट ग्राफ होगा और एरो इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे हम। सो ये जो एरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेंशन प्रोसेस को, यानी का मीनिंग इधर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और ये एरो बता रहा है कि एक्चुअल में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सो पीवी प्लेन में कंप्रेशन और एक्सप्रेशन के जो ग्राफ है वो बिल्कुल अपोजिट होंगे। ठीक है ना, कर्व का साइन चेंज हो जाएगा। अभी सी पॉइंट क्या था, अब कंप्रेशन का कैसा ग्राफ होगा? ग्राफ ऑफ कंप्रेशन इज लाइक दिस। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया डी पॉइंट। अब देखो डी पॉइंट के पैरामीटर क्या क्या हैं? प्रेशर P4 है, वॉल्यूम V4 है। अब प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। सो एट फ्रॉम C टू D टेम्परेचर रिमेन से फिक्स, तो पैरामीटर टेम्परेचर कौन है? T2 ही रहेगा। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए मैंने बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में सीधा फॉर्मूला यूज करूंगा। नाउ वर्क डन फ्रॉम C टू D कितना होगा? फॉर्मूले में क्या था? NR T टेम्परेचर कितना है? T2 नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल अपॉन में V इनिशियल। V फाइनल कितना है? V4 अपॉन में V इनिशियल कितना है? V3। पर देखिए स्टूडेंट, अब जब C से मैं D को अप्रोच कर रहा हूं तो वॉल्यूम मेरा डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो नेचुरल लॉग ऑफ स्मॉल वैल्यू को हायर वैल्यू कैसी क्वांटिटी आएगी? नेगेटिव, माइनस की वैल्यू आएगी। सो ड्यूरिंग C टू D वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन ऑन सिस्टम। डन ऑन सिस्टम। ठीक है, अगर वर्क डन पॉजिटिव होता तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है ना, ये साइन कन्वेंशन थे, पहले हमने डिस्कस किए थे। अब देखिए हमारा WCD कितना आ गया? NRT2 नेचुरल लॉग ऑफ V4 अपॉन में V3। अब गैस भी आई दे रही है, प्रोसेस भी आइसोथर्मल है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो हेयर। तो थर्ड प्रोसेस में भी इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा? जीरो होगा। अब देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगर आप ऐसा है तो कंप्रेशन अगर आप ऐसा होगा, इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। तो फोर्थ प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। सो द ग्राफ ऑफ द कर्व ऑफ फोर्थ प्रोसेस इज लाइक दिस। ठीक है ना। देखिए अब स्टूडेंट फर्स्ट और थर्ड प्रोसेस कैसे है? फर्स्ट में एक्सपेंशन, थर्ड में कंप्रेशन। तो फर्स्ट की कर्व इस प्रकार गई और थर्ड की इसके अपोजिट। सेकंड में एक्सपेंशन, फोर्थ में कंप्रेशन। सेकंड में एक्सपेंशन इस प्रकार है तो फोर्थ उसका अपोजिट है, तो कर्व का साइन अपोजिट हो जाएगा, एरो अपोजिट हो जाएगा। सिमिलरली वर्क डन फॉर फोर्थ प्रोसेस, कहां से कहां? डी से ए के ऊपर चला गया हूं। मुझे डी के पैरामीटर्स भी पता है और ए के पैरामीटर्स भी पता है। अभी बताया था मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या था? वन अपॉन 1 माइनस गामा NR अपॉन 1 माइनस गामा फाइनल टेम्परेचर। अब डी पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है? T2। ए पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है? T1। सो T2 माइनस में T1 विच इज इक्वल्स टू माइनस WBC। देखिए इसमें WBC ग्राफ कैसा, फॉर्मूला कैसा आया था? WBC में NR अपॉन 1 माइनस गामा, T1 माइनस में T2 आया था और यहाँ पे क्या आया है? उसका अपोजिट। सो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना बना? इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस में W4। ठीक है,
W2 और W4 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, जीरो बन गए हैं। कितना बन गया, जीरो बन गया है। तो क्या फॉर्मूला बना, W1 प्लस में W3। W1 का फॉर्मूला क्या था, W1 का मीनिंग WAB, तो WAB कितना आया था, nRT1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 फाइनल वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम, प्लस में W3 कितना है, nRT2 नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम कितना है, V4 अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम V3। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला अपना निकल के आया है। परंतु सेकेंड टर्म इज एक्चुअली नेगेटिव बिकॉज V4 कितना है अपना, V4 कम है और V3 क्या है, ज्यादा है। सो ये कैसे साइन आएगा, नेगेटिव, बट इट इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखिए, अभी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में मैं कुछ सिमिलरिटी चाहता हूं, तो मैं क्या एक अनदर इंप्लीमेंटेशन करूंगा यहाँ पे, वो किस प्रकार है वो देखिए। देखिए स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूँ एडियाबेटिक प्रोसेस की B2C और D2A। तो देखिए ड्यूरिंग B2C, अब एडियाबेटिक प्रोसेस की क्वेश्चन क्या होती थी, PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, TV की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखो B से C गए हम, B पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है, V2, तो क्या बनेगा, और टेम्परेचर कितना है B पॉइंट पे, T1, सो T1 V2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू C पॉइंट पे गए हम, C पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, T2 इनटू में वॉल्यूम कितना है, V3 की पावर गामा माइनस 1, तो क्या है यहां से V2 अपॉन V3 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 अपॉन में T1। ओके, नाउ अब फ्रॉम D to A, देखिए ये अनदर क्वेश्चन यूज करनी है। D पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, T2, और D पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है, V4 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू A पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, T1, वॉल्यूम कितना है, V1 की पावर गामा माइनस 1, तो क्या है यहां से T2 अपॉन में T1 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V1 अपॉन में V4 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो प्रोसेस ये भी एडियाबेटिक, प्रोसेस ये भी एडियाबेटिक, सो वी कैन कंपेयर बोथ प्रोसेस। सो T2 अपॉन T1 दोनों सेम वैल्यू हैं, तो मैंने पुट कर दिया, यहां से क्या आया, V2 अपॉन V3 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए दोनों तरफ से पावर कैंसिल आउट कर रहा हूं मैं, क्या बनेगा, V2 अपॉन में गामा माइनस 1, दोनों तरफ से पावर कैंसिल आउट कर दी, V2 अपॉन में V3 इक्वल्स टू V1 अपॉन में V4, और दिस इंप्लाइज V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू V3 अपॉन में V4। तो स्टूडेंट मैं ये चाहता था निकालना, वॉल्यूम इस प्रकार आ गया है, सो ये इक्वेशन क्या बनेगी, दिस इंप्लाइज nRT1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। अब देखिए V2 अपॉन V1 किसके बराबर है, V3 अपॉन में V4, या फिर 1 बाई V3 अपॉन में V4। अब यहां पुट करूंगा तो देखो क्या बनेगा ये, अब मैं इसको साइन नेगेटिव लेके ये भी तो लिख सकता हूं V3 अपॉन में V4। अगर नेचुरल लॉग में अपोजिट करोगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर को, साइन कैसा आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू V3 अपॉन V4, तो V3 अपॉन V4 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, V2 अपॉन V1। क्या फॉर्मूला बन गया, nRT2 नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन में V1। सो फाइनल वर्क डन कितना आया है, फाइनल वर्क डन आया अपना, सो फाइनल वर्क डन निकल के आया, वो आया टोटल वर्क डन कहां से कहां, फॉर कंप्लीट साइकिल ABCDA कितना आया, नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1 कॉमन, nRB कॉमन, nRT1 माइनस T2 नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन में V1। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है, ये क्या होती है, यूजफुल वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस, हीट एब्जॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, अब देखिए सुनो,
वर्किंग सब्सटेंस कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Q1 हीट, ठीक है ना। अब देखिए Q1 हीट एब्जॉर्ब करने का मीनिंग हीट किधर एब्जॉर्ब कर रहा है सब्सटेंस, इन दोनों प्रोसेस में चेंज इन हीट कितना है, 0, ठीक है ना। अभी देखिए फर्स्ट प्रोसेस में वर्किंग सब्सटेंस हीट ले रहा है, थर्ड प्रोसेस में वर्किंग सब्सटेंस हीट छोड़ रहा है, बिकॉज ड्यूरिंग फर्स्ट प्रोसेस वर्क डन इज पॉजिटिव। देखो अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, dQ इक्वल्स टू du प्लस में dW। अब फर्स्ट और थर्ड प्रोसेस के लिए du कितना है, 0, क्योंकि दोनों आइसोथर्मल है, सो चेंज इन u कितना होगा, 0। अब स्टूडेंट फर्स्ट प्रोसेस में वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, सो हीट कैसी है, पॉजिटिव। सेकंड प्रोसेस में, थर्ड प्रोसेस में वर्क डन कैसा है, नेगेटिव, तो हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, ठीक है ना। सो अगर फर्स्ट प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव है तो हीट पॉजिटिव होगी, हीट पॉजिटिव का मीनिंग हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस। और अगर थर्ड प्रोसेस में वर्क डन नेगेटिव है सो dQ नेगेटिव होगी, इसका मीनिंग हीट इज रिजेक्टेड बाय द सब्सटेंस, ठीक है ना स्टूडेंट। सो अब वर्क डन कितना आया, NR T1 माइनस में T2 नेचुरल ऑफ V2 अपॉन में V1। अब फर्स्ट प्रोसेस में हीट Q1 एब्जॉर्ब हुई, इसने Q2 हीट रिजेक्ट कर दी। अब फर्स्ट प्रोसेस में हीट Q1 एब्जॉर्ब हुई, वो किसके बराबर है, देखो अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करेंगे, dQ बराबर du प्लस में dW। ड्यूरिंग फर्स्ट लॉ du 0 है, तो जितना हीट एब्जॉर्ब किया वो किस में बदल गया है, वर्क में। और ड्यूरिंग फर्स्ट प्रोसेस वर्क डन कितना है, NR T1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन में V1। सो नेचुरल लॉग से नेचुरल लॉग कैंसिल आउट, NR से NR कैंसिल आउट, एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 T1 माइनस में T2 अपॉन में T1 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस में T2 ओवर T1। एक तो फॉर्मूला ये है एफिशिएंसी का, और एक पहले बताया था, क्या बताया था, 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा, Q2 ओवर Q1 इक्वल्स टू T2 ओवर T1। This is also known as Carnot theorem. This equation is also important for numerical purpose. This is Carnot theorem. Okay student, अब देखो, अब बात करते हैं इस रिजल्ट के बारे में। इस रिजल्ट की मेन एप्लीकेशन क्या है, देखो एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी इफ T1 माइनस T2 इंक्रीजेस। अगर T1 माइनस T2 इंक्रीज करेगा देन इट आल्सो इंक्रीजेस। ओके स्टूडेंट, दूसरी बात, एफिशिएंसी 1 को कब अप्रोच करेगी, 1 को तब अप्रोच करेगी इफ T2 इज वेरी स्मॉल, इफ T2 इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके स्टूडेंट, सो दूसरी बात क्या है, एफिशिएंसी के फॉर्मूले में या तो हीट आ रही है या टेम्परेचर आ रहा है, कहीं भी वर्किंग सब्सटेंस का कोई रोल नहीं है। इट मींस द एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। कहने का मीनिंग, अगर मैं आइडियल गैस की जगह कोई और अनदर सब्सटेंस ले लूं देन इन केस ऑफ कार्नोट इंजन एफिशिएंसी डज नॉट चेंज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो यहां से मैंने एक बात ये भी देखी कि एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, इसको नोट डाउन भी करना है। दूसरी बात क्या है कि मैंने डिफरेंट प्रोसेस पढ़े, उनके वर्क डन पढ़े, टोटल साइकिल का वर्क डन पढ़ा, फर्स्ट प्रोसेस के फॉर्मूले में अप्लाई किया, टोटल एफिशिएंसी निकल के आई। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में कार्नोट थ्योरम के ऊपर बेस, कार्नोट इंजन के ऊपर बेस न्यूमेरिकल करेंगे एंड रेफ्रिजरेटर को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।